क्या कोई 2 से 3 महीना स्टडी करके किसी एग्जाम को निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है, क्योंकि आज तक जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर क्रैक किए हैं उन सभी का यही मानना है कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इससे आप खुद को चेक करते हैं क्वेश्चंस कहाँ से बन रहा है, क्वेश्चंस किस टॉपिक से बन रहा है और क्या वो टॉपिक आपका क्लियर है या नहीं। दोस्तों, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के अंडर फुल क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो 100% गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ यहाँ पर मैं आपको कह देता हूँ कि एग्जाम आपका छूटेगा नहीं, पूरे के पूरे नंबर आप लेकर आओगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अल बरूनी भारत कब आया? अब देखिए, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिला। अब हो सकता है कि यहां से क्वेश्चंस बने ना बने, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, महमूद गजनवी से क्वेश्चंस डाल देगा। अब देखिए, आपको क्लियर है कि गजनवी किस लिए जाना जाता है? मंदिरों को तोड़ने के लिए ये जाना जाता है, और इसने कांगड़ा के मंदिर भी तोड़े, ज्वालामुखी के मंदिर तोड़े और भारत के अन्य मंदिर भी इसने तोड़े। 17 बार ये आक्रमण कर चुका था भारत के ऊपर। और दोस्तों, एक और बात कि ये भारत की संपत्ति को लूटना चाहता था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अल बरूनी भारत कब आया, यानी कि किसके शासनकाल में आया था? महमूद गजनवी। डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब यहां से अल बरूनी का अगर टॉपिक बना है तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों, अल बरूनी जो था वो बड़ा महान विद्वान था। संस्कृत को बड़े ही अच्छे तरीके से ये जानता था, समझदार था। और इसने कई जो हिंदू दर्शन थे, ठीक है, जो किताबें थी, उनका इसने गहराई से स्टडी किया। ठीक है, पूरे शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा, उनका अध्ययन किया। ठीक है, तो इसलिए ये अल बरूनी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? अब दोस्तों, ये जो टॉपिक था, यानी कि ये क्वेश्चंस होते हैं वो टॉप 10 मैगजीन्स में क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ और बाद में आपके एग्जाम में भी देखने को मिल गया। अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस छूट रहे हैं, अगर आपके पास वेटेज नहीं है, जीके सेक्शंस हो गया, हिंदी हो गया, सारा का सारा आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अब यहां से जो क्वेश्चंस बनेगा, आपका टॉपिक कौन सा होगा? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब थोड़ा सा कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। अगर माइंड में क्वेश्चंस आते जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता जाऊंगा, ताकि क्वेश्चंस अगर बाहर से भी बने तो आपके पास आंसर हो। ब्रह्म समाज, ठीक है, आपने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मनोहर। ठीक है, साथ में आप नोट डाउन कर सकते हैं, राजा राम मनोहर ने की थी। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या था? राजा राम मनोहर राय। ठीक है, अब देखिए, ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो गया और ब्रह्म समाज क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर करवा देता हूं। दोस्तों, राजा राम मनोहर राय जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ उन्होंने क्या किया था कि जो सती प्रथा थी, ठीक है, उसके खिलाफ रोकने के लिए दंडनीय अपराध जितने भी पनिशमेंट रहती हैं, ठीक है, उन सभी कानूनों को लागू करने के लिए इन्होंने सहयोग दिया था, मनोहर जी ने। ठीक है, राजा राम मनोहर राय ने। ठीक है, और इन्होंने ही आगे चलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्लियर है? अब देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं, पिछले टॉपिक्स में क्लियर कर चुके हैं। पूरे के पूरे मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं। ठीक है, लाइव लेक्चर्स क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, रीजनिंग की भी, मैथ की भी, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको डेली आप अटेंड करिए शाम 8 बजे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को छुट्टी है और थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। क्लियर? चलिए, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ा के निकल जाऊं तो फायदा नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन भी करवा देता हूं साथ साथ में। क्लियर? भारत के दरबारों में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो थी वो प्रचलित थी? अब देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में आप सभी ने पढ़ना है। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फारसी। भारत के दरबारों में
मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रचलित थी? फारसी। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और रिपीट करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की यहाँ पर बात हुई थी, तो यहाँ पर एक और आंदोलन जो था वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करवा देता हूं ताकि क्वेश्चंस ना छूटे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, यंग वंग आंदोलन, इसका डायरेक्ट नाम आपको याद रखना है, हेनरी विवियन। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि सभी पढ़ लें अच्छे से। हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, डेरोजियो। ठीक, डेरोजियो। ठीक है, लिख सकते हैं आप डेरोजियो। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, डीएवी स्कूल की भी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, एक और जो नाम हाईलाइट बार बार होता है, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। जातीय प्रथा के विरुद्ध लड़ने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले जी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य अच्छे से रीड कर लेना, सभी क्वेश्चंस छूटना नहीं चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसी था। अब देखिए, नालंदा की बात हो रही है, बख्तियार खिलजी। अब ये बख्तियार खिलजी कौन था? इसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन बख्तियारी। दोस्तों, बख्तियारी खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी और ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 3 महीने तक उस पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में आग जलती रही थी। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन बख्तियारी का कारनामा था। ठीक है, अगर अभी भी कहीं भी डाउट्स आ रहे हैं, कहीं भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर, दोस्तों क्वेश्चंस छूटना नहीं चाहिए, मॉक टेस्ट छूटना नहीं चाहिए, एमसीक्यू सीरीज छूटनी नहीं चाहिए, नोट्स एमसीक्यूज के साथ साथ हाईलाइटेड एमसीक्यूज और अपडेटेड कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। व्हाट्सएप आप कर लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान किस सुल्तान की पुत्री थी? अब देखिए, रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा क्योंकि रिलेट बनता है। ठीक है, क्वेश्चंस में देखिए, दिल्ली सल्तनत की जब भी बात होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो यहां पर रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, भारत के जो भी भारत में, ठीक है, शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान। इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चंस नहीं डालेगा। ठीक है, तो इतना सिर्फ आपको याद रखना है। तो ये किसकी पुत्री थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुमिश। इल्तुमिश भी ऑप्शन में देखने को मिलता है, इल्तुतमिश भी ऑप्शंस में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईलाइटेड। एलोरा बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है, लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा सा मॉडिफाइड हो रहा है। दोस्तों, भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश को याद करके बनाया गया मंदिर, इसे कैलाश मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, 34 गुफा मंदिरों और मठों में से एक है। ठीक है, जिसे सामूहिक रूप से एलोरा गुफाओं के रूप में इसे जाना जाता है। इसके निर्माण का जो श्रेय है वो आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को दिया जाता है। तो राष्ट्रकूट आपको याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ करवाया जा रहा है। इसकी लेक्चर्स की पीडीएफ कैसे मिलेगी वीडियो में बता दूंगा, अभी सिर्फ फोकस करिए क्वेश्चंस के ऊपर। अधिकांश चोल मंदिर को समर्पित थे। अब देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, चेर वंश हुआ, चोल वंश हुआ, पांडे वंश हुआ, ठीक है, संगम काल के ये पीरियड्स है। ठीक है, तो अधिकांश चोल मंदिर किसको समर्पित थे? शिव को समर्पित थे। बस आपने इतना याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जामिनर ने क्वेश्चंस डाले भी हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज
किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आना चाहिए। दोस्तों, हड़प्पा शहर की जो खोज थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। रावी नदी के किनारे ये बसा था। अगर मैं कहूं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1921। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, क्या वो अटलांटिक है, क्या वो हिंद है, प्रशांत है, या फिर अंटार्कटिका है? दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। याद रखना, हाईलाइटेड क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। मानचित्र पर अक्षांश ए का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, कम से कम 500 प्लस शॉर्ट टेस्ट आपका कवर हो जाएगा एग्जाम तक, छूटना नहीं चाहिए, व्हाट्सएप आप कर लेना। मानचित्र पर अक्षांश ए का प्रतिनिधित्व करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा। दोस्तों, अभी हाल ही में क्वेश्चन देखने को मिला था कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? याद रख लेना, 13 देशों से होकर ये गुजरती है, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, विजय स्तंभ अवस्थित है, ये कहां पे है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्तौड़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश और काराकोरम रेंज की मुख्य श्रेणियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से सोच सकते हैं, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं, हिमालय प्रणाली, यानी कि द हिमालय सिस्टम का ये जितनी भी रेंजेस है उसी में आती है, चाहे आपकी जास्कर रेंज की बात करें, लद्दाख रेंज, कैलाश और काराकोरम रेंज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबा। दोस्तों, अगर अभी भी आपके क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी रह रही है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स के अंडर कोर्सेज आप जरूर ज्वाइन करिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम है, सभी को क्लियर होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोविंद ठाकुर जी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नमक की स्थापना की गई है? सिंपल सा है, आगे बढ़ेंगे, मंडी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, जामलू देवता की पूजा कहां पे होती है? सभी को आता होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलाना। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, एक पेंडुलम की समय अवधि है। देखिए, एक पेंडुलम की जो समय अवधि है ये किस पे निर्भर करता है? दोस्तों, ये निर्भर करता है, इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, एक पेंडुलम की जो समय अवधि है इसकी लंबाई पर निर्भर करता है, और ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जंग लगने की स्थिति में लोहे का भार क्या होगा? क्या वो बढ़ेगा, कम होगा, वहीं रहेगा, या फिर थोड़ा सा डुलमुल हो जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंक्रीज, बढ़ेगा। जंग लगने की स्थिति में जो लोहे का भार होगा वो बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेइबोवियन ग्रंथि स्थित होती है। दोस्तों, मेइबोवियन जो ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, वो कहां पे होती है? ये क्वेश्चंस काफी हाईलाइट हो रहा है अभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंख में होती है। ठीक है, मेइबोवियन जो ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, वो आंख में होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हमारे शरीर का भार अधिकतम किससे बना होता है? दोस्तों, जनरल साइंस के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि एक भी ना छूटे, व्हाट्सएप अप कर लेना, बहुत ही अच्छा पैकेज आपके लिए बनाया गया है जनरल साइंस का, उसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर कर दिए हैं। हमारे शरीर का भार अधिकतर किससे बना होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी से। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित है, अफेक्टेड बाय मलेरिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यहां पर बात हुई है आर्टिफिशियल रेन की। दोस्तों,
कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल जो रेन है उसको करने के लिए एक आर्टिफिशियल बादल भी बनाए जाते हैं जिन पर सिल्वर डायोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिससे कृत्रिम वर्षा होती है, आर्टिफिशियल रेन होती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस के रूप में जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीलियम। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, सबसे हल्की जो गैस होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हीलियम के मुकाबले काफी हल्की होती है ये हाइड्रोजन। ठीक है, और दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चंस भी बना था कि जो विषैली है, विषैली यानी कि काफी डेंजर है गैस, वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और एक और क्वेश्चन याद रख लो कि सबसे भारी पदार्थ भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाता है, ऑस्मियम। सबसे भारी पदार्थ एलिमेंट की बात करेंगे तो ऑस्मियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक टेस्ट है जिससे झूठ का पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अब देखिए यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर सेक्शंस आपका स्टार्ट होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी के ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चंस ठीक होंगे और सब कुछ आपका परफेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमने यहां पर देखना है। दैट विच कैन नॉट बी सीन, यानी कि जो देखा नहीं जा सकता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस आपके सामने पढ़ता हूं, फिर आपने मुझे बताना है। इनसेंसिबल, इनसेंसिबल क्या होता है? बेसुध टाइप। ठीक है, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब होता है दोस्तों कि जिसे हम छू ना सकें। ठीक है, ना छूने योग्य जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अस्पृश्य। ठीक है, इंटेंजिबल। इनविजिबल क्या होता है? इनविजिबल होता है अदृश्य। ठीक है, अनसीन का मतलब क्या होता है? जिसे पढ़ा नहीं जा सके। ठीक है, अनसीन। अपठित। ठीक है, अब बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आपको लगता है ये क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पर पूछा गया जो देखा नहीं जा सकता। इसका सही आंसर होगा अदृश्य यानी कि इनविजिबल। क्लियर, जिसका सही हुआ वेल डन। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 26 की तरफ। टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी चपटी वस्तु से थप्पड़ मारना, स्लैप करना। ठीक है, अब यहां पर चॉप क्या होता है? चॉप यानी कि काटना। ह्यू क्या होता है? यहां पर ह्यू मतलब कुल्हाड़ी से काटना। नाव यानी कि GNAW, नाव यहां पर क्या होगा? दांत से काटना। और स्वैट का मतलब होता है हथेली से मारना। तो बताइए, टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, स्वैट यानी कि हथेली से मारना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, PDF मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मिलेगी। हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, बताना है। हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटल, इसका मतलब क्या होता है? कि जो हैबिचुअली आदत से चुप रहता है, ठीक है, या फिर कम बोलता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सर्वाइल, सर्वाइल होता है गुलामी करना। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहे हैं। सर्वाइल का मतलब यहां पे क्या बताया मैंने आपको? गुलामी करना। क्लियर। अनइक्विवोकल, देखिए दोस्तों अनइक्विवोकल क्या होता है ये? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसका सुधार ना हो सके, अनइक्विवोकल। ठीक है, अनइक्विवोकल का मतलब यहां पर होता है जिसका सुधार ना हो सके। ठीक है, टैसिटर्न का मतलब क्या होता है? टैसिटर्न का मतलब, थोड़ा सा माइंड से स्किप कर रहे हैं, टैसिटर्न होता है आपका खामोश। ठीक है, कोई खामोश है, कोई मौन है। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर देखते हैं सिनॉप्टिक। सिनॉप्टिक क्या होता है आपका? सिनॉप्टिक यानी कि
किसी का नॉर्मल सामान्य अवलोकन करना है, ठीक है, तो बताइए। हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटल, आदत से चुप रहता है, हैबिचुअली या फिर कम बोलता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टैसीटर्न, ठीक है। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सएप आप करिए। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसे ठीक नहीं किए जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल का क्या मतलब होता है? इनक्यूरेबल यानी कि लाइलाज। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनक्यूरेबल यानी कि लाइलाज। इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होता है? इनकॉरिजिबल होता है दोस्तों जिसका सुधार ना हो सके, ठीक है, जिसका सुधार ना हो सके, इनकॉरिजिबल। क्लियर? और नेक्स्ट यहां पर देखते हैं हार्डेंड। हार्डेंड क्या होता है दोस्तों? हार्डेंड आपका होता है कि कठोर, ठीक है। और नेक्स्ट है यहां पर इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब होता है आपका, सोचना है, जिसके टुकड़े ना हो, अखंडनीय, ठीक है। तो बताइए, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, इनकरेजिबल, जिसका सुधार ना हो सके। दोस्तों यहां पर एक और मैं थोड़ा सा करेक्ट आपको करवा देता हूं 27 का। 27 का इसका मतलब क्या होता है? अनइक्विवल का मतलब होता है स्पष्ट, समझ में मतलब ना आने वाला, ठीक है, उसको हम कहते हैं अनइक्विवोकल, ठीक है। अनइक्विवोकल का मतलब होता है समझ में न आने वाला, ठीक है, सॉरी, समझ में आने वाला यानी कि साफ, बिल्कुल स्पष्ट, अनइक्विवोकल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 29 का देखेंगे, सिनोनिमस है, आपको बताना है। रोटेंट। रोटेंट का मतलब क्या होता है? सिनोनिमस इसका रोटेंट सेम आपको करना है। रोटेंट। रोटेंट यानी कि रोटेंट का मतलब क्या होता है? राउंड, ठीक है। रोटेंट यानी कि राउंड, गोल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राउंड यानी कि गोल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं फोरे। फोरे क्या होता है आपका? ये दोस्तों फोरे होता है धावा बोलना, ठीक है, हमले जिसको हम कहते हैं। और ये वर्ड आपको बहुत आगे चलकर देखने को, सुनने को मिलने वाले हैं। फोरे यानी कि धावा, हमले। इसका सही सिनोनिमस क्या होगा? रेड, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं एडमिट, स्वीकार करना, तो यानी कि कन्फेस, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेस्टोरेशंस। रेस्टोरेशंस क्या होता है दोस्तों? की मरम्मत कार्य, ठीक है, जितने भी रहते हैं। तो रिनोवेशंस इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिनोनिमस हमने इसका करना था। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं एंटोनिमस, अब अपोजिट आएगा। चलिए एलिविएशन। एलिविएशन क्या होता है दोस्तों? आपका निवारण, ठीक है, किसी भी चीज का निवारण, उन्मूलन करना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिमस है काफी फेमस है, ये आता है एग्जाम में, एग्जास्परेशंस। एग्जास्परेशंस क्या होता है आपका? ये एग्जास्परेशंस यानी कि क्रोध, रोष, काफी गुस्सा, ठीक है, काफी ज्यादा, एग्जास्परेशंस, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट है यहां पर इंसैनिटी। दोस्तों इंसैनिटी का मतलब यहां पर पागलपन, तो सैनिटी यानी कि बुद्धिमानी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है यहां पर वैल्यूएबल, एंटोनिमस करना है। वैल्यूएबल क्या होता है? मूल्यवान। तो बेकार क्या हुआ? वर्थलेस, ठीक है। तो 35 का वर्थलेस। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी,
एफेक्टेशन, एफेक्टेशंस क्या होता है, बोलते हैं ना दिखावा, तो एंटोनिमस यानी कि नेचुरल, असली, प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे सेंटेंस करेक्शंस करना है हमने यहां पर। आई हैव गोट सम टी बट आई डू नॉट हैव अ शुगर, यानी कि मेरे पास चाय तो है लेकिन चीनी नहीं है। सम, गोट, मोर, एनी, बताइए जल्दी से, ये सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनी। सेंटेंस करेक्शन हमने यहां पर करना था। नेक्स्ट भी यही है। द वर्ल्ड हैज बीन स्मॉल रियल अटेम्प्ट एट पॉपुलेशन एंड रिसोर्स प्लानिंग, बताइए। इंग्लिश हिंदी भी आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, ठीक है। अगर टूटी फूटी भी बनाते हैं तो भी आपके पास आंसर निकल के आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, दुनिया ने स्मॉल रियल, मतलब होते ना कि स्मॉल रियल, छोटे प्रयास जो रियल में है, प्रयास देखे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट है पॉपुलेशन और रिसोर्सेस प्लानिंग के। यहां पर क्या बात हो रही है कि दुनिया ने स्मॉल रियल प्रयास देखे हैं पॉपुलेशन और रिसोर्सेस प्लानिंग के, तो क्या होगा इसका मतलब, फ्यू, लिटिल, लेस, और फ्यू, बताइए। लिटिल, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे स्पेलिंग चेक हमने करना है, सभी को आनी चाहिए। जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इनअंडेटेड। इनअंडेटेड का मतलब क्या होता है, बाढ़। ठीक है, आगे चलकर ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चंस। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कमीशन का करना है, आई होप सबको आता होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिंदी ग्रामर यहां से स्टार्ट होगा। प्रलय का विलोम क्या है, यहां पर प्रलय का विलोम शब्द यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप सबका आंसर सही होगा। पुण्य, प्रलय का विलोम क्या है, सॉरी, सृष्टि। ठीक है, प्रलय का विलोम क्या है, सृष्टि। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे तेली का बैल होने का अर्थ क्या, बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, या फिर निर्धन होना। तेली का बैल होने का अर्थ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुरी तरह से काम में लगे रहना। नेक्स्ट, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना, डेरा उठ जाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 43 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि काम आना। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है काम आना, युद्ध की बात हुई थी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे आंख का नीर यानी कि पानी ढल जाना का अर्थ मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित होना, या फिर निष्प्रभ होना। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्लज्ज हो जाना। आंख का नीर यानी कि पानी ढल जाना का अर्थ यहां पर है निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड बनेंगे। दोस्तों, हिंदी का सबसे अच्छा पैकेज आपके लिए रेडी है। ठीक है, चैलेंज कर रहा हूं यहां पर, हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। व्हाट्सएप आप कर लीजिए, हर एक चीज आपकी पक्की हो जाएगी विद टेस्ट के साथ, और एमसीक्यूज जो करवाएंगे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ठीक ढंग से काम ना करना। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है ठीक ढंग से काम ना करना। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय है, इनकी मतलब देखना है हमने यहां पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि नियोक्ता। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं इन्विजिलेशंस का हिंदी समानार्थक शब्द हमने देखना है, सबको आता होगा आई होप। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अन्वीक्षण। ठीक है, अन्वीक्षण, इन्विजिलेशंस का हिंदी समानार्थक शब्द है अन्वीक्षण। क्वेश्चंस बनते हैं ये। ठीक है, रिवेन्यू का हिंदी पर्याय है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी
यानी कि राजस्व, रिवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं रिमाइंडर का हिंदी प्राय है 49। ऑप्शन नंबर सी अनुस्मारक, रिमाइंडर का हिंदी प्राय यहां पर है ऑप्शन नंबर सी अनुस्मारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, क्या वो पंख है, आतंक है, तिमिर है या फिर घन है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द आपका होता है ऑप्शन नंबर सी तिमिर। याद रख लो इन सब चीजों को, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, लेक्चर्स देखने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, या फिर वो सारा एक्सेस स्टडी एक्सेस आपको चाहिए पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिनसे 2019 के जो बैच था सारा का सारा सिलेक्ट हुआ था रिटन एग्जाम में, वैसे प्रिपरेशंस करने तो व्हाट्सएप कर लेना। निधन का पर्यायवाची है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि देहावसान। निधन का पर्यायवाची है देहावसान। क्लियर, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं समानार्थी शब्द का चयन करना है, नियति। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, क्या वो चरित्र, स्वभाव, कर्म या फिर भाग्य। नियति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाग्य। ठीक है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि यक्ष। ठीक है, ये पर्यायवाची असुर का नहीं है, जबकि बाकी यहां धनुष, दानव, दैत्य। सूक्ष्म का विलोम शब्द है, चलिए देखते हैं कितने को आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सभी। सूक्ष्म का विलोम शब्द है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम शब्द आपका है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रलय। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं अति का विलोम शब्द है, अति। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्प। अब देखिए यहां से आपका मैथ एंड रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट होता है 80 क्वेश्चंस तक। अब आपने करना क्या है, सिंपली व्हाट्सएप करिए ये पीडीएफ लेने के लिए, और ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। नहीं पता लग रहा है, सुबह क्लासेस चल रही हैं, लाइव रीजनिंग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंडे ट्यूसडे आपकी मैथ की क्लास रहती है, वेडनेसडे को छुट्टी रहती है, थर्सडे फ्राइडे को आपकी रीजनिंग की क्लासेस रहती है, टिल रिटन एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां से आप सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यहां पर इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट अगर मैं पढ़ के चला जाऊं पता नहीं लगेगा, इसलिए ये सारी चीजें कहां से क्लियर होंगी आपकी, ये आपकी क्लियर होंगी लेक्चर्स से। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली व्हाट्सएप करना है ये पीडीएफ लेने के लिए। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको सिंपली लिखना है पीडीएफ 903। ठीक है, क्या लिखना है, पीडीएफ, ठीक है 903। आपको सॉल्यूशंस के साथ ये प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, 903 लिखेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको ये बिल्कुल मिल जाएगी सॉल्यूशंस के साथ। और दोस्तों कांस्टेबल के कोर्सेज में ये सब कुछ मिल रहा है, ये ज्वाइन करिए और बेस्ट प्रिपरेशंस करिए। 2019 का जो बैच था सभी स्टूडेंट्स रिटर्न में पास हो गए थे। ठीक है, अगर ऐसी प्रिपरेशंस करनी है देन आपको सिंपली करना क्या होगा, यहां पर व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप करिए और कोर्सेज की जानकारी लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। रिटन एग्जाम की गारंटी एचपीजी के हब की टीम लेती है। यहां पर व्हाट्सएप कर लेना, और इसकी पीडीएफ मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि आपको क्या लिखना है, पीडीएफ 903 सॉल्यूशंस के साथ हमारी टीम अपडेट कर देगी। हो सकता है कि थोड़ा टाइम भी लगे, लेकिन अपडेट आपको 12 घंटे से पहले पहले हो जाएगी। क्लियर, चलिए इसी के साथ जय हिंद।